नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू। चलिए आइए दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 9th का जो हम बोले थे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा है, तो दोस्तों आज हम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2 वीडियो हम डाल चुके हैं क्वेश्चन का। टोटल 50 क्वेश्चन था, यानी 15 क्वेश्चन था, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। और हमारा ये 5 क्वेश्चन और बचा है, तो आज हम 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 5-5 करके 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो हमारा है दोस्तों। एक ही वीडियो हम सारा क्वेश्चन बता दिए होते, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें ये 3 वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आइए हम अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम लिखे हैं पेज पर, और इसे हम आज बताते हैं दोस्तों। और हमारा जो जितने भी 10th के मेरे छात्र हैं, 10th के मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो मैंने थ्योरी बताया था, आज मैं पूरा वो भी डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम देखते हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि 2 सिक्कों को 500 बार 2 सिक्के को 500 बार एक साथ उछाला गया है, तब और परिणाम निम्न प्रकार आते हैं। 2 सिक्का है और 2 सिक्के को 500 बार उछाला जाता है। देखिए दोस्तों, एक तो 2 चीत 150 बार आया है, दोनों सिक्के पर चीत हेड 150 बार आया है, और एक चित केवल एक चित दोनों सिक्कों को उछाला जाता है तो एक चित 275 बार आया है। और एक भी चित नहीं 120 बार आया है, यानी एक भी चित नहीं, यानी कि पट आया है। पट आया है, जानते हैं आज इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन था, और नीचे बताइए कि पहला क्वेश्चन एक चित आने की प्रायिकता। तो चलिए इसे हम घटना 1 मानते हैं। एक चित आने की प्रायिकता निकालना है ना, पहला का आंसर बता रहे हैं हम। एक चित आने की प्रायिकता, यानी इसे घटना ई की प्रायिकता मानते हैं। घटना ई की प्रायिकता, इसे हम शॉर्टकट में पीई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पीई। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि एक चित आने की प्रायिकता। एक चित कितना बार आया है दोस्तों? तो एक चित 275 बार आया है ना। एक चित कितना बार? 275 बार आया है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा? प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना ई के अनुकूल परिणाम, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, बटा कुल संभव परिणाम। देखिए दोस्तों, इससे भी शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है पीई बराबर एन बटा एन एस। ठीक है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल समय परिणाम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, क्योंकि हमें समझाना था, इसलिए मैं दोनों बता दिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। आइए दोस्तों, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक चित आने की प्रायिकता। एक चित कितना बार आया है? 275 बार आया है। तो घटना ई का अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारा 275, अब बटा में कुल समय परिणाम कितना बार सिक्का उछाला गया है? 500 बार उछाला गया है, तो बटा 500। ठीक है, ऐसे भाग दे देंगे तो दोस्तों जब भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.55। हम भाग देकर रखे हैं, आप भाग देकर देख लीजिएगा। अंश में ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 0.55 आएगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक चित आएगा ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 चित 150 बार आया है, 2 चित 150 बार आया है, और एक चित 275 बार आया ना। 2 चित 150 बार और एक चित 175 बार आया है, यानी कि 2 चित में भी तो एक चित आया है, और एक चित तो खुद ऐसे ही आया है। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि 150 बार और 275 बार, दोनों में एक चित आया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आइए हम इसे देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 150 बार 2 चित है, उसमें भी एक चित है, अब प्लस 275, दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 505 12 के 2 7 5 12 के 2 कैरी 1 2 1 3 1 425 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता हम डायरेक्ट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बराबर एन ई बटा में
एन एस। घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा में कुल समय परिणाम एन एस। ठीक है दोस्तों, आइए हम निकाल लेते हैं। एन ई का मान यहाँ पर दिया गया है 425 आया हमारा घटना ई के अनुकूल परिणाम, और कुल समय परिणाम हो जाएगा 500, और इसे भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.85। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो आइए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक भी पॉट न आने की प्रायिकता। दोस्तों एक भी पॉट नहीं आ रहा है, यानी क्या पॉट नहीं आ रहा है, चीत आ रहा है या कोई और आ रहा है, पॉट को छोड़कर बाकी सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पे एक बार और चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि दो चित 150 बार आए, एक चित 275 बार है, और कोई चित नहीं 120 बार कोई चित नहीं आया है। यानी 120 बार केवल छोड़कर 120 बार में कोई भी चित नहीं आया है, 120 बार में पॉट आया है, केवल पॉट आया है। ठीक है, तो 500 बार सिक्का को 500 बार उछाला गया ना, तो 500 बार में 120 बार को छोड़कर बाकी सब चित आया है। 500 में 120 बार को छोड़कर बाकी सब चित आया है। तो आइए इसका घटना ई के अनुकूल परिणाम हम निकालते हैं। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, घटना ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम। घटना ई का अनुकूल परिणाम हम निकालते हैं। तो घटना कि 500 बार सिक्का को उछाला गया है ना, तो 500 बार में 120 बार क्या है, 120 बार चीत आया है, 120 बार चीत नहीं है। ठीक है, यानी 120 बार को छोड़कर कितना बार पट आया है, 120 बार पट आया है, और 120 बार को छोड़कर बाकी सब चीत आया है या कोई और आया है। ठीक है, तो 500 में से हम 120 को घटा देते हैं। ठीक है, जब 500 में से 120 को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा हमारा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 4 में से गया 3, 380 बार। चित कितना बार आया है, चित या कोई और कितना बार आया है, 380 बार आया है पॉट को छोड़कर, यानी पॉट इसमें 120 बार है, चित नहीं है यानी पॉट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा घटना ई का अनुकूल परिणाम हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, यानी प्रायिकता निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर घटना ई का अनुकूल परिणाम एन ई बाटा में हो जाएगा हमारा एन एस। ठीक है, यानी कि 380 बाटा में हो जाएगा हमारा 500। चलिए भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा, जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.76, 0.76। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस तरह में इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं फिर दोबारा इसे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आइए दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि x + y + z बराबर 0 है। ठीक है, x + y + z बराबर 0 दिया गया है। तो प्रूव दैट, यानी सिद्ध करें कि x क्यों + y क्यों + z क्यों बराबर 3xyz। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम एक जानते हैं एक फार्मूला के बारे में। आपने पढ़े होंगे कि a क्यों + b क्यों + c क्यों -3abc बराबर, एक फार्मूला होता है 9th क्लास में पढ़े हुए गुणनखंडन चैप्टर में है कि a क्यों + b क्यों + c क्यों बराबर -3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसे आप याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद करना बहुत काम की फार्मूला ये है। आप लोग गुणनखंडन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए होंगे, उसमें आप पढ़े होंगे, और जितने भी मेरे छात्र हैं उनको हम बताए हैं गुणनखंडन चैप्टर में इस फार्मूला के बारे में। और ये फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है, हम लोग पढ़े हैं प्राइवेट पब्लिकेशन किताब से। ठीक है दोस्तों, आप कहीं भी पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे, अवश्य आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसी फार्मूला का सहायता लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हमें दिया गया x + y + z बराबर 0 है। यहाँ पर x क्यों + y क्यों + z क्यों, थोड़ा सा इसे हम फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, a क्यों + b क्यों + c क्यों है, तो इधर ये है -3abc, इधर हम भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा a क्यों + b क्यों + c क्यों, थोड़ा सा फार्मूला का मॉडिफाई हम कर रहे हैं, बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² और माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये हो गया हमारा, और इधर ही माइनस में था और इधर करेंगे तो
प्लस में हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ हो जाएगा प्लस 3abc। यानी हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इससे फार्मूला नया फार्मूला हम बना लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमें प्रूव करना है, देखिए ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर देखिए ये प्रूव करना है ना हमें, तो इसको हम LHS ले लेते हैं, बराबर के एक तरफ को LHS बोलते हैं, बराबर के दूसरी तरफ को RHS बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका LHS ले लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसका हम LHS ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए LHS हमारा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू हो गया हमारा LHS। अब देखिए इसका फार्मूला हम लगा देते हैं, तो इसका फार्मूला अभी हम बताएं आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू रहेगा, तो इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3abc हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कोष्टक बंद किए हैं, तो हम इसका फार्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, यानी ए बी के जगह पर क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड दिया गया है, तो हम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम इसी तरह माइनस एक्स वाई ए बी हो गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और प्लस 3xy जेड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए क्या हम करेंगे, ऊपर देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, 0 है। यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान रख देंगे 0। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान रखेंगे यहाँ पर 0, तो 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और प्लस 3xy जेड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम 0 रखें हैं तो 0 से कोई भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 से कितनी भी बड़ी संख्या चर या अचर में हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 3xy जेड, तो 0 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3xy जेड। यही हमारा देखिए RHS था ना, RHS, तो हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया हमारे दोस्तों। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन नंबर, और इसमें 3 क्वेश्चन है, 12 बता दिए हैं, 13, 14 और 15, तो 3 क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि गोदाम की विमाएँ 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर है। ठीक है, 40 गुणे 25 गुणे 15 मीटर है, तो 1.5 मीटर 1.25 मीटर और 0.5 मीटर विमाओं वाली कितने अधिकतम लकड़ी के बक्स इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले एक गोदाम हो गया, तो पहले हमें पूरा गोदाम का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि पूरा गोदाम का क्षेत्रफल कैसा होगा। देखिए दोस्तों इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, गोदाम में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, यानी वो घनाभाकार हो गया। तो हम यहाँ पर घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोदाम के क्षेत्रफल के रूप में घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, गोदाम घनाभाकार है और लकड़ी का जो बॉक्स उसमें रखना है तो उसमें देखिए 1.5 मीटर इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें भी होगा, तो वो भी घनाभाकार हो गया, छोटा घनाभ हो गया, तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और टोटल रूम के क्षेत्रफल में और एक छोटा सा लकड़ी का जो क्षेत्रफल है उससे हम भाग दे देंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि रूम में कितने लकड़ी के बॉक्स रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम गोदाम का क्षेत्रफल निकालते हैं। गोदाम का क्षेत्रफल चूँकि गोदाम घनाभाकार है तो इसलिए हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, और घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना, L गुणे B गुणे H। यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी गुणा के रूप में, हमारे लिए आसान है। चलिए हम लिख लेते हैं 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसे हमें गुणा करना है। चलिए हम वीडियो को स्किप करके गुणा कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे गुणा कर लिए हैं, ये हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, 15,000 घन मीटर।
ये 3 मीटर गुणे मीटर है ना, तो मीटर के पावर हो जाएगा 3, यानी मीटर क्यों या घन मीटर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा हो गया घना इसका क्षेत्रफल, गोदाम का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो लकड़ी का एक बॉक्स है उस लकड़ी के बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। लकड़ी के बॉक्स का क्षेत्रफल, लकड़ी के बॉक्स का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो लकड़ी के बॉक्स का क्षेत्रफल ये भी घनाभाकार है, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर भी गुणा के रूप में दिया गया है, हम लिख लेते हैं 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर। चलिए इसे भी हम गुणा कर लेते हैं वीडियो को स्किप करके। तो आइए दोस्तों हम गुणा कर लिए हैं, हमारा हो जाएगा 0.9375। ठीक है, इसे हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.9375। गुणा करना है दोस्तों, ये नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा करिएगा आप कि इसको दशमलव मान लीजिएगा कि नहीं है, 15 मान लीजिएगा, इसको 125 मान लीजिएगा और इसको 5 मान लीजिएगा, और तीनों को गुणा करके एक अंक इसमें है, 2 अंक इसमें है, 3 अंक हो गया और एक 4 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। अब आप सबसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको दशमलव का गुणा करना हो तो इस तरह आप जल्दी से गुणा कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिएगा कि दशमलव नहीं है और डायरेक्ट 15 मानकर गुणा कर लीजिएगा, अंत में दशमलव गिनकर बैठा दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर के पावर हो जाएगा 3। चलिए अब हम क्या करते हैं, लकड़ी के बॉक्स की संख्या निकालते हैं। तो आइए दोस्तों हम लकड़ी के बॉक्स की संख्या निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा, लिखेंगे हम लकड़ी के बॉक्स की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा गोदाम का कुल क्षेत्रफल बटा, गोदाम का कुल क्षेत्रफल हमारा आया है, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गोदाम का कुल क्षेत्रफल है 15,000 मीटर क्यों, और बटा में एक लकड़ी के बॉक्स का क्षेत्रफल 0.9375 मीटर क्यों। ठीक है, यहाँ पर मीटर क्यों से मीटर क्यों खत्म हो गया हमारा। अब हमारा हो जाएगा 15,000, 40 है ना, बटा में 0.9375। ऐसा करते हैं, यहाँ से दशमलव को उड़ा देते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 बचेगा, 4 संख्या दशमलव के बाद 4 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा बराबर 15 पर 8 जीरो हो जाएगा, 8 जीरो, और बटा में नीचे 9,375। अब इसे हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर कटाकर छोटा कर देते हैं, हम चलिए यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कटाकर आप छोटा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट इसको भाग दे देते हैं, तो वीडियो का स्किप करके हम भाग दे लेते हैं। चलिए हम इसे भाग दे लिए दोस्तों, इसका भाग आ जाएगा हमारा 16,000, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 16,000। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि लकड़ी के बक्स की संख्या कितनी होगी, कितने कमरे गोदाम में बक्स रखे जा सकते हैं, 16,000। ठीक है दोस्तों।